नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नीलम मलकानिया। फरवरी माह का अंतिम सप्ताह अपने आप में बहुत कुछ समाहित किए हुए होता है। एक आम विज्ञान प्रेमी समय के इस पड़ाव को बदलते मौसम के साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य के बिंदु जोड़कर भी देख सकता है। लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी के एक अभ्यासक के लिए आगामी परीक्षाओं के साथ साथ 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में गहरी रुचि होना स्वाभाविक सी बात है। इस वर्ष की थीम भी गौर करने लायक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। इसकी व्यापकता और गहराई का ताना बाना जैसे एक चिरंतन गाथा प्रस्तुत कर रहा हो। भारतीय विज्ञान परंपरा, हमारे वैज्ञानिक, हमारी प्रौद्योगिकी के खास पहलू, हमारी भविष्य में आकांक्षाएं, यहां तक कि जनमानस में साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक अभिरुचि के प्रसार से जुड़े बिंदु भी प्रतीत होते हैं इस थीम के सार में। और क्यों ना हो, आखिर वैश्विक पैमाने पर विकसित होने के मार्ग पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी नित नई उपलब्धियों की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बस ये सुनिश्चित करते हुए कि आधुनिकतम अनुसंधान का लाभ किसी न किसी सुलभ रूप में आम व्यक्ति तक भी पहुंचे, उसकी सक्रिय भागीदारी के साथ। ऐसी सामूहिक शक्ति राष्ट्र को अनन्य बल प्रदान करने की क्षमता रखती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम हर वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं और यह दिवस जो है हम सर सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट का आविष्कार किया था उसकी याद में हम हर वर्ष मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे छात्र हैं, हमारे युवाओं हैं, उनके प्रति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि कायम कर सके, एक तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित कर सके और उन सभी को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित कर सके। यह एक मुख्य उद्देश्य रहता है और इस विज्ञान दिवस पर हम कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं पूरे देश में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में। इन कार्यक्रमों के जरिए हम एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे छात्र और युवा हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना योगदान कर सके। जो हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस वर्ष मनाने जा रहे हैं 28 फरवरी को, उसकी जो इस बार थीम है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत ये है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक इस अमृत काल में अपने देश को एक विकसित भारत के राष्ट्र में स्थापित करना है। और सही मायनों में हम विकसित भारत तभी हो सकते हैं यदि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ सके। और इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम स्वदेशी विज्ञान और स्वदेशी तकनीक और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अपने देश में विकसित करें, न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि एक विश्व स्तर पर भी उस टेक्नोलॉजी का हम जो है वो एक्सपोर्ट कर सके। तो इस परिकल्पना के साथ इस बार 28 फरवरी का दिवस मनाया जाएगा। इसमें कई कार्यक्रम हैं। इस दिवस पर हम 5G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे देश ने क्या प्रगति की है, इस पर एक व्याख्यान है प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति का। उसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे मंत्रालय ने नेशनल क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया है, जिसके तहत हमारी परिकल्पना यह है कि देश में हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम विकसित कर सके। इसके अलावा 2 पैनल डिस्कशंस भी हैं। यह कार्यक्रम जो है वो अन्य शहरों में भी और अन्य स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जो है वो कराए जाएंगे, जिसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत इस थीम पर लेक्चर, संगोष्ठी, पैनल डिस्कशंस इत्यादि होंगे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक
Dr. N. Kalaiselvi. Friends, as all of us know, for any country and for the entire globe, the common tool that can connect the entire humanity is nothing but science and technology. And this is where the Science Day assumes importance. And for a country like India, the National Science Day brings in added charm and added value and more impact because our scientist, Sir C.V. Ramanji, he only realized and he came up with the new concept of Raman effect, and he made all of us to understand that even the small molecules of solids, liquids and air, they are also able to scatter light. And he made an eye-opening statement that why the sea is appearing as blue color could be correlated based on this particular Raman effect. And therefore, we as Indians, we should be very proud of this Raman effect, and that is why we are celebrating the 28th of February every year as a National Science Day celebration day. And for this year, the theme is rightly chosen by the Ministry of Science and Technology as Indigenous Technologies for Viksit Bharat. My young friends, if you just look at the importance of the current era and the current days, we are passing through Amrit Kal and we are marching towards Viksit Bharat. The entire globe is believing that future is going to be the choice of India as far as science and technology is concerned, mainly for leadership and not for followership. Are we all getting geared up to lead India and to lead the globe with indigenized science and technology is the question that is just standing before us. This is not a challenge, whereas this is the golden opportunity, because now country is giving us all possible infrastructure, and therefore you and me as responsible citizens of the country, we should make use of this particular opportunity, and we have to put in our maximum efforts in making indigenous technologies in all possible domains, by means of which India become self-reliant India for its every requirements. For any country, I always used to say, in as many forums as possible, 5 securities are important, like food security, water security, energy security, healthcare security, and strategic security, for which India is also not an exception. But if you ask me, can we address all the securities through one concept? I will say yes, it is possible, and the concept or the magic or the mantra or the slogan is nothing but indigenization. इस दिन के विशेष आयोजन के संदर्भ में NCSTC राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद की प्रमुख डॉक्टर रश्मि शर्मा के अनुसार इस साल का जो हमारा थीम है वो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। विकसित भारत हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है जो कि अब एक मिशन बन चुका है। हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं, सभी साइंटिस्ट के लिए एक मिशन बन चुका है। इस साल हमने जो प्रोग्राम आयोजित किया है वो 28 फरवरी को विज्ञान भवन में रहेगा। उसके मुख्य अतिथि जो हैं हमारे मंत्री महोदय जितेंद्र सिंह जी रहेंगे, और उसमें हमने पैनल डिस्कशंस रखे हैं, जो कि पैनल डिस्कशन में हम बात करेंगे साइंस कम्युनिकेशन, किस तरीके का हम साइंस कम्युनिकेशन चाहते हैं ताकि हमारे जो श्रोता हैं उनमें जागरूकता जागे, और किस किस मीडिया फॉर्मेट्स में हम करना चाहेंगे जिससे कि वो जनमानस तक पहुंचे, लास्ट माइल तक पहुंचे। और हम बात करेंगे रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम है, उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे ताकि हम साइंस को सोसाइटी से कनेक्ट कर पाएं।
उसके लिए हम किस तरीके की फंडिंग करेंगे, किस तरीके की एजेंसीज को फंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, रिसर्चर्स को फंड करेंगे, जिससे कि हम जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम इंडिजिनस सॉल्यूशंस या इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से डेवलप करेंगे। तो इस विषय पे वार्तालाप रहेगी और ये मुझे लगता है कि एक अच्छा अनुभव रहेगा, जिससे कि हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिवाइस कर पाएंगे जो हमें आगे विकसित भारत की तरफ लेके जाएगा। हमारी संस्थाएं क्रम में इस माह लेते हैं ACSIR, अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, गाजियाबाद। दो बातें ACSIR के निदेशक और उपकुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार धर के साथ। ACSIR का फुल फॉर्म है एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, INI है, जिसको कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया है और 2011 में इसकी स्थापना हुई है। तो पिछले 12 साल में ACSIR आज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया है, क्योंकि हमारे CSIR लेबोरेटरीज हैं, 37 CSIR लेबोरेटरीज हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं, और उनके अलावा और भी DST की लेबोरेटरीज हैं, ICMR की लेबोरेटरीज हैं। टोटल 56 लेबोरेटरीज हैं जो एफिलेटेड हैं ACSIR के साथ, और ACSIR डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है। और इस समय अभी तक हमने 2011 से लेकर अभी तक 4000 डिग्री PhD के दे दी हुई हैं, और अभी 8000 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं PhD के लिए। तो एक बड़ा प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन है जो एस्टैब्लिश हुआ है, और ये CSIR मेनली CSIR लैब्स को के जो स्टूडेंट्स हैं, PhD स्टूडेंट्स, उनके लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका आउटरीच है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब जबकि इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लेके बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं, प्रोत्साहन भी मिल रहा है, कई बाहर के यूनिवर्सिटीज़ भी आ रहे हैं, और उसमें जो ACSIR का जो महत्व बढ़ रहा है उसके बारे में हम लोगों को बताइए कि कहाँ कहाँ ये हुआ है और क्या क्या आगे की योजनाएं हैं। देखिए, जो ACSIR का मैंडेट है, एक तो है ही कि हाईएस्ट क्वालिटी का जो हम रिसर्च प्रोग्राम्स चला रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रहे हैं, पेटेंट्स ले रहे हैं, पब्लिकेशंस ले रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। उसके अलावा जो है हमारे RMIT के साथ, जैसे हमारा एक MOU है जिसमें कि हम जॉइंट डिग्री प्रोग्राम रन करते हैं, कि जो एक स्टूडेंट है वो 1 साल के लिए RMIT ऑस्ट्रेलिया चला जाता है अपने रिसर्च टेन्योर में, और वापस आके उसको 2 डिग्रीज मिलती हैं, एक ACSIR डिग्री देता है और एक RMIT देता है। इसी तरह का अरेंजमेंट हमारी 2-3 और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ हो चुका है, MOU चल रहा है, हुआ है उनके साथ साइन। और हम चाहते हैं कि और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, जैसे अभी हमारी जापानीज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात चल रही है और एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ बात चल रही है, तो हम चाहते हैं कि ये जो दायरा है इसको थोड़ा वाइडर कर लिया जाए। इसी तरह जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तो UGC ने अलाउ कर दिया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी देश में खोले जा सकते हैं, तो हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके कुछ नए इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू करें। इस उपलक्ष्य में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने हमारा एक IPHD प्रोग्राम, जिसका हमने नाम रखा है इनोवेटिव इमेजिनेटिव इंडस्ट्री लिंक्ड PhD प्रोग्राम, एक नया PhD प्रोग्राम है, उसको लॉन्च किया है। और ये अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में ये लॉन्च हुआ है, और इसमें हम शुरू से लेके इंडस्ट्री के साथ बच्चों को जोड़ना चाहते हैं कि जो रिसर्च स्कॉलर है वो इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक ये कहा जाता है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या डॉक्टरेट्स हैं, वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है। तो एक तो ये होगा कि इसमें वो इंडस्ट्री रेडी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जब वो ज्वाइन करेंगे, पहला जब उनका एनरोलमेंट होगा, तब से ही इंडस्ट्री के लोग उनके साथ काम करेंगे, जुड़े रहेंगे, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, या ऐसी प्रॉब्लम्स जिन पे की जो एक कॉमन मासेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, उन पे काम करेंगे। तो उस उपलक्ष्य में हमने एक MOU NIF के साथ, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ साइन किया है, और उन्होंने हमें 15 फेलोशिप्स दी हैं स्टूडेंट्स के लिए, और वो ग्रास रूट इनोवेशंस पे काम करेंगे। तो ये बहुत इनोवेटिव स्टेप्स जो हम ले रहे हैं, बिकॉज ACSIR का, जैसे मैंने बताया कि ACSIR में I इनोवेटिव है, तो वो हम इनोवेटिव प्रोग्राम्स को ही बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों NISCPR
राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर पत्रिका की मुलाकात मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी से हुई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम से जुड़ी 2 बातें डॉक्टर कोठारी के साथ। हम लोगों ने मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपेक्स बॉडी है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने रिसेंटली अपनी खुद की एक पॉलिसी बनाई, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, जो कि 2 या 3 प्रदेश हैं जिन्होंने कि हम अपने जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, हमारे यहाँ ट्राइबल बेल्ट है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, एरियाज़ हैं, उनकी नीड को देखते हुए, यूथ के देखते हुए हमने पॉलिसी बनाई है। हम यूथ के लिए काम करते हैं, ट्राइबल के लिए काम करते हैं, ग्रास रूट इनोवेटर्स के लिए काम करते हैं, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ के लिए काम करते हैं। हम स्टूडेंट को साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में आगे आए, इसके लिए हम बहुत काम करते हैं। सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये हमारा मेन मैंडेट है और इसके तहत हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको लेके हम आगे बढ़ते हैं। हम योग से लेके, आयुर्वेद से लेके, हर्बल से लेके भारतीय ज्ञान परंपरा तक को पुनर्स्थापित करने की बात, ये हमको अलग करती है। और हम यूथ के लिए, उनके रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हम यंग साइंटिस्ट कांग्रेस, वो यात्राएं, इस तरह के हम बहुत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। डॉक्टर कोठारी, आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया था टूरिज्म को साइंस से जोड़ते हुए, वो क्या था? हम चाहते हैं कि आज सोसाइटी में बड़ी उत्सुकता है, टूरिज्म इज इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है टूरिज्म सेक्टर, और स्टूडेंट से लेके, यूथ से लेके और सोसाइटी सब टूरिज्म में जाती है। और आज उनके बीच में इस नए बदलते दौर में एक हर चीज का साइंटिफिक एस्पेक्ट समझने की क्यूरियोसिटी है, ये अनुभव में आता है। तो हमारे को ये जरूरत है कि हम किसी भी मॉन्यूमेंट्स का, किसी भी टेम्पल का, किसी भी जो एक ऐतिहासिक है, उसका हम साइंटिफिक एस्पेक्ट भी एंशिएंट, एस्थेटिक और हिस्टोरिकल के साथ प्रदर्शित करें और लोग जाने कि किसी मॉन्यूमेंट्स के पीछे क्या विज्ञान है। ये साइंस टूरिज्म है, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। हमारा मौसम विभाग पिछले लगभग 150 वर्षों से हर क्षेत्र में लोक विमर्श का हिस्सा रहा है। खास तौर से कृषि, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा की दृष्टि से मौसम के अचूक पूर्वानुमान की भूमिका अहम रही है। आईएमडी की इस लंबी यात्रा के कुछ खास बिंदुओं को साझा करते हुए महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। भारत मौसम विज्ञान विभाग 1875 15 जनवरी को स्थापित हुआ था और 15 जनवरी 2024 में इसका 150वां साल शुरू होने वाला है। 150 साल का जो यात्रा बहुत अद्भुतपूर्ण रहा है, बहुत सक्सेस मिला है, बहुत सीख भी मिला है। इसमें हम आगे बढ़े हैं और समाज की सेवा में अर्थनैतिक स्तर पे देश को सुदृढ़ करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग का कंट्रीब्यूशन रहा है। 15 जनवरी 2024 से शुरू करके 15 जनवरी 2025 तक, एक साल तक हम एक उत्सव मनाएंगे, बहुत सारा कार्यक्रम रखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँ आईएमडी के, तो उत्सुकता ये होती है जानने की कि 47 से पहले क्या भारतीय लोगों का भी इस संस्था में कोई योगदान रहा है? जी, जब 1857 में सिपाही म्यूटिनी चल रहा था, तब कुछ लोग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में बैठकर ये चिंतित थे कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं में लोग मर रहे थे, बाढ़ हो कि चक्रवात हो, इसमें कैसे लोगों को रक्षा किया जाए। इसके लिए वो सब एक प्लान बनाए और ब्रिटिश इंडिया को प्लान दिए कि भारत मौसम विज्ञान विभाग तो तब नाम नहीं लिए थे, तब नाम लिए थे कि मीटरोलॉजिकल कमेटी बनाया जाए, जिसके जरिए डिफरेंट हिस्सा में जो ऑब्जर्वेशंस लिया जाए, इसको इकट्ठा किया जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और एक एडवाइस जनरेट किया जाए हर दिन, जिसको गवर्नमेंट लेकर एक्शन ले, जैसे कि जो लोक मृत्यु हो रहा है इसको कम किया जाए। मगर सिपाही म्यूटिनी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1860 में, फिर अगेन 1862 में गवर्नमेंट को लिखा और 1862 में जब लिखा, उन्होंने एक प्रेडिक्शन भी दे दिया कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो चक्रवात होते हैं, इसमें हजार हजार लोगों का मृत्यु हो सकता है, जैसे भी अभी हो रहा है। और ऐसे भी हुआ 1864 5 अक्टूबर को ऐसे ही एक साइक्लोन आया जिसमें 80,000 लोग मर गए कलकत्ता और आसपास एरिया में।
और इसके बाद और एक साइक्लोन आया जो मछलीपट्टनम के पास आंध्र प्रदेश कोस्ट गया, 40,000 लोग मर गए। फिर 1866-67 में मानसून फेलियर हो गया और फेमिन आ गया कंट्री में। फिर 1871 में ऐसे मानसून फेलियर हुआ। ये सभी देखते हुए मजबूर हो गए ब्रिटिश इंडिया, और एक मीटरोलॉजिकल कमेटी बना, और इसके बाद हेनरी ब्लैनफोर्ड पहले डायरेक्टर जनरल बने। तब तो इंपीरियल मीटरोलॉजिकल रिपोर्टर बोल रहे थे, और कोलकाता में शुरू हो गया हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी से 1875 से। इसके बाद तब से भारतीय मूल का जो लोग ब्रिटिश इंडिया में भी काम कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे लोगों का भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। जैसे राजनाथ सिकदार के बोलूँ कि मिस अन्नामणि के बोलूँ, बहुत सारे लोगों का ऐसे कंट्रीब्यूशन रहा जिसकी वजह से भारत मौसम विज्ञान विभाग का साइंस इनोवेशन भी धीरे धीरे बढ़ा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन बढ़ा, और सर्विस इनोवेशन बढ़ा। जो आप देख रहे हैं, तब तो हेनरी पिडिंगटन जब साइक्लोन का नामकरण किए थे 1840s में, उन्होंने तो एक हॉर्न कार्ड दिए थे सभी शिप्स में कैप्टन्स को, देखकर वो शिप को गाइडेंस होगा कि विंड डायरेक्शन क्या हो रहा है और साइक्लोन कहाँ हो सकता है। तब से शुरू करें आप आज अंदाज लगाइए, जब साइक्लोन का फोरकास्ट दिया जा रहा है, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, और गांव में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा रहा है। अर्ली वार्निंग के साथ अर्ली एक्शन है कंट्री में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, रोड मैप है, गाइडलाइंस है, जिसको देखते हुए अभी हम देखा कि साइक्लोन विपर्जय में 0 डेथ हम रिकॉर्ड किए हैं। सो इससे आप पता लगा सकते हैं कंट्री कितना डेवलप हो चुका है वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज में, और सभी में भारतीय मूल का सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। इसके बनर्जी पहले डायरेक्टर जनरल थे जो ब्रिटिश जो लोग थे, इसके बाद वो टेक ओवर किए थे। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल एक साइक्लोन का दिया कि हम कैसे अभी आगे की टू दी पॉइंट फोरकास्ट दे रहे हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा रहा है और लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी को कम कर रहे हैं। सिमिलरली तब 1886 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुरू किया था मानसून का फोरकास्ट। तब तो सिर्फ हिमालयन स्नो कवर और मानसून रेनफॉल का रिलेशनशिप देखा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो मशीनें भी नहीं होती होंगी उनके पास, मशीनें नहीं होती, मगर ऐसे ही थोड़ी सी जो ऑब्जर्वेशन था इसको लेकर एनालिसिस करके वो डेवलप किया गया था। ये एक साइंस इनोवेशन है। और एक इनोवेशन आया था, जैसे अभी हम बात करते हैं कि एलिनो, सदर्न ऑसिलेशन, एनसो की बात करते हैं, हर आदमी को पता है एलिनो, सदर्न ऑसिलेशन। इसका ओरिजिन कब हुआ? इसका ओरिजिन हुआ जब सर जिल्बर्ट वाकर जो कि डीजी थे, उन्होंने एक सिद्धांत लिया कि भाई दुनिया भर में जितना सारे वेदर पैरामीटर है, इसको साथ मानसून रेनफॉल का, इंडियन मानसून रेनफॉल का एनालिसिस किया जाए। वो एनालिसिस करके वो देखा कि भाई और एक ऐसे सदर्न ऑसिलेशन चल रहा है कि ताहिती और डार्विन, ताहिती एक आइलैंड है पैसिफिक में, डार्विन ऑस्ट्रेलिया के है। तो देखिए कि वहाँ एक सीसॉ है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना सीसॉ, ऐसे जब प्रेशर ऊपर नीचे होता है, और इसके साथ रिलेशन है भारत मौसम रेनफॉल का। सिमिलरली उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, नॉर्थ पैसिफिक ऑसिलेशन का भी डिस्कवर किया। सो ये सभी साइंटिफिक डिस्कवरी इंडिया से गया है। सो इसको देखते हुए मानसून फोरकास्ट तेजी से आ रहा था। एक सरफेस ऑब्जर्वेशन हमने जो शुरू किया था बहुत पहले, 1793 में पहला ऑब्जर्वेशन आया था आपका चेन्नई से। सो इसको देखते हुए पहले तो एनालिसिस करके लोग समझने लगे। समझ के साथ साथ जब वर्ल्ड वॉर आया 1920 से शुरू होकर 1940s तक, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसी टाइम पर क्या हुआ कि जो पायलट्स थे वो लोग पता चला कि भाई एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन सरफेस से लेने से नहीं होगा, हमको अपर एयर ऑब्जर्वेशन चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट हो रहा है। सो जो अपर एयर ऑब्जर्वेशन मिला, इसमें पूरा कंप्लीट 3 डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग हो गया एटमॉस्फेयर, ओशन, अर्थ सिस्टम का। इसके बाद 1950s जब भारत स्वाधीन हुआ, तब तो हम रडार टेक्नोलॉजी लाया। पहले रडार कोलकाता में आया, इसके बाद सफदरजंग में आया था। फिर 1960s में सैटेलाइट आ गया दुनिया में, और भारत में भी सैटेलाइट का उपयोग शुरू हो गया दिसंबर 1963 में। यूएस सैटेलाइट था। इसके बाद 1970 में जब साइक्लोन आया, 300,000 पीपल डाइड इन बांग्लादेश, 10,000 इन आंध्र प्रदेश, इन 71 10,000 पीपल डाइड इन उड़ीसा। इसमें कैबिनेट कमेटी बैठाया गवर्नमेंट ने, और इसके साथ साथ 11 साइक्लोन डिटेक्शन रडार पूरा ईस्ट एंड वेस्ट लग गया। अभी रडार का आग से कोई साइक्लोन बच नहीं पाया। यानी 1974 से हर साइक्लोन जो भी इंडिया की तट पर आया, इसको डिक्टेट किया गया। फोरकास्ट बाद में और इंप्रूवमेंट हुआ, और 24 आवर्स का फोरकास्ट भी शुरू हो गया। फिर 1974 में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ गया, जिसमें हम हर 3 घंटे पिक्चर ले सके। इसके साथ साथ 1982-83 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंडियन सैटेलाइट इनसाट, और 1984 में विधिवत रूप से हर 3 घंटे हमको इंडियन सैटेलाइट से सैटेलाइट पिक्चर्स, क्लाउड्स, इसके साथ विंड्स, इसके साथ सी सरफेस टेम्परेचर एटसेट्रा मिलने लगा। सो इसमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हमारा सैटेलाइट है, हमारा रीजन के ऊपर है, पूरा ग्लोब के साथ साथ हमको भी ज्यादा सर्विस दिया। और 2002 में डॉप्लर वेदर रडार आ गया,
ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन शुरू हो गया 1990s में। अभी हमारे पास मोर देन 1000 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। रडार जब 2002 में डॉप्लर रडार 1 शुरू हुआ था, अभी 39 डॉप्लर रडार्स इन द कंट्री है। मगर ये सभी से जो फायदा हुआ है वो है कि जितना हाजार्डस कंडीशन है, थंडरस्टॉर्म हो कि लाइटनिंग हो कि हीट वेव हो कि कोल्ड वेव हो, साइक्लोन हो कि फ्लड हो कि ड्राउट हो, वो सभी वेल डिटेक्टेड हो रहा है। इसके साथ साथ 1930s में एक रिवोल्यूशन आया जो कि है कि डायनामिक फोरकास्टिंग ऑफ वेदर। इसको मॉडल डेवलप करने के लिए दुनिया भर में कोशिश शुरू हो गया और फाइनल 1950s में सिंगल कॉलमनार मॉडल आया और 1970s में हमारा कंट्री में मॉडल शुरू हो गया। 1990 में ऑपरेशनल हो गया एक मॉडल हमारा कंट्री में। और अभी आपको खुश हो जानकर 7 न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स आर बीइंग रन in the Ministry of Earth Sciences every day, twice or 4 times, giving the forecast for 7 days. इसके साथ साथ देखा कि हम लोग रिसेंट 5 साल देखेंगे जो फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 50% वृद्धि हुई है प्रीवियस 5 साल से। सो ये कैसे हुआ? ये सभी मॉडल्स आया, ये सभी ऑब्जर्वेशन डेवलपमेंट हुआ और इसके साथ साथ जो कंप्यूटेशनल पावर है, पहले हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। सुपर कंप्यूटर शुरू हुआ 1988 में और धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी हमारे पास 10 पेटाफ्लॉप मशीन है और फ्यूचर में हम और 20 पेटाफ्लॉप ऐड करें नेक्स्ट 2 years में 30 पेटाफ्लॉप मशीन। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियोलॉजी ऑफ द फोरकास्टिंग, इनकॉयस, IMD सभी मिलकर ओशन, अर्थ, लैंड, एटमॉस्फेयर सभी को इकट्ठा करके एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी अलग अलग नहीं है, सभी अर्थ सिस्टम का अंग है। सो वेदर फोरकास्ट को सुचारू रूप से लोगों के पास पहुंचाने के लिए, सटीकता से पहुंचने के लिए ये सभी जो साइंस पार्ट है इसको हम अभी एड्रेस कर रहे हैं। महान कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, चिंतक, शिक्षाविद और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वर्गीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन का देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकरण कृतज्ञ देश की ओर से उन्हें परम श्रद्धांजलि ही है। 60 के दशक के अत्यंत कठिन दौर में उनके अनुसंधान के बताए मार्ग पर चलते हुए खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में देश का मानचित्र ही बदल गया। वर्तमान समय में भी उनकी दूरदृष्टि के बिंदु नई चुनौतियों का सामना करने में भी कृषि जगत का मार्गदर्शन कर सकते हैं। पिछले दिनों घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में विज्ञान, अभियांत्रिकी और चिकित्सा श्रेणियों में देश के लगभग 20 विशेषज्ञ शामिल हैं, अपने अपने उत्कृष्ट कार्य के आधार पर। राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए सभी को पत्रिका की ओर से अभिनंदन और शुभकामनाएं। पिछले सप्ताह राजधानी में CSIR अमृत लेक्चर सीरीज के अंतर्गत व्याख्यान का विषय था फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर हेल्थ रिसर्च इन इंडिया। वक्ता थी MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और हाँ, यहाँ अमृत का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग मॉडर्न रिसर्च, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज। समय का ये पड़ाव हमारे विज्ञान जगत के कुछ मूर्धन्य हस्ताक्षरों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, प्रोफेसर मेघनाथ साहा, आचार्य SN बोस, डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी और डॉक्टर DS कोठारी के अतुलनीय योगदान को पत्रिका का नमन। मनोज माइंडकर और नीलम मलकानिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।